हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम लोग सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक फिनिश कर लिया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से, बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन बच्चों, अगर आपको इसका पूरा लिंक चाहिए इस चैप्टर का तो जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन किया हुआ है उस पिन कमेंट में आप इज मैटर अराउंड अस नीचे चेक करिए, कमेंट पिन किया, पूरा सिलेबस दिया हुआ है, पूरा फिजिक्स पढ़ा दिया है, पूरा केमिस्ट्री पढ़ा दिया है, फिजिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के चैप्टर्स भी वहाँ मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के भी मिल जाएंगे, मैथ्स भी पढ़ाया हुआ है, तो बहुत सारे चैप्टर्स के लिंक वहाँ पर आपको एज वेल एज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आपको इस मैटर अराउंड अस प्योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही करना है तो उस लिंक पे क्लिक करिए, पार्ट 1 से चीज़ें आ जाएंगी। बट उससे पहले की इन्फॉर्मेशन कि अगर आपके इस चैप्टर के बच्चों कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आप क्या करते हो, यूट्यूब पे सर्च किया इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो सबसे पहले वीडियो आ गया इज मैटर अराउंड अस प्योर, खत्म करें 1 घंटे में, ठीक है। तो 1 घंटे में आप चैप्टर फिनिश कर देते तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं, तो सर अच्छी तरीके से कहाँ से पढ़े, जाइए कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट पिन किया हुआ है, उसमें मैंने चैप्टर भी पढ़ाया, तो ऊपर चैप्टर का लिंक दिया होगा, उसमें 20 to 21 क्लासेस हुई हैं, आपको करीब 7 to 8 डेज का टाइम देना पड़ेगा, तब आपका चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा, उसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हैं। तो ये हमने बताया नए बच्चों के लिए, ओके। और हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स को तो पता ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है क्लासिफाई द सब्सटेंसेस इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ओके। तो देखिए नीचे तो एक फिगर दिया हुआ है आपकी बुक में कुछ इस तरीके का, तो ये फिगर मैंने नहीं बनाया है, क्लाउड के अंदर आपको ये सब दिया हुआ है, चाहे वो एलिमेंट्स हो चाहे कंपाउंड्स, तो आपको बताना है इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं और कौन से कंपाउंड है। तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, देखिए ये कॉपर है और कॉपर एक मेटल होता है बच्चों, ठीक है। और कॉपर ये जो मेटल होता है ये कैसे बना होता है, अगर हम गौर से बच्चों कॉपर को देखें, यहाँ हम आपको एक्सप्लेन करते हुए चलने चीज़ें, ये कॉपर का मान लीजिए कोई पीस है, ठीक है। तो कॉपर में होता क्या है कि जो कॉपर के एटम्स होते हैं बस वही होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये भी कॉपर का एटम है, ये भी कॉपर का एटम है, ये भी ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट इसमें कॉपर के एटम्स हैं, बहुत सारे। और ये सभी कॉपर के एटम्स आपस में मेटालिक बॉन्डिंग बनाकर बैठे रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि बॉन्डिंग बनना भी ज़रूरी है ना, नहीं तो एटम निकल के भाग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेटालिक बॉन्डिंग बनाते हैं, क्योंकि ये मेटल के एटम है तो ये मेटालिक बॉन्डिंग बनाते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसमें कि पॉजिटिव चार्जेस कहीं ना कहीं ऐसे बीच में और इलेक्ट्रॉन का सी हमको ऐसे कहीं किनारे दिखता है। तो ये सब हम क्लास 11th में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि इंटर एटॉमिक फोर्सेस लगते हैं, मतलब एक एटम दूसरे एटम को पकड़ के रखता है, दूसरा पहले वाले को, एंड सो ऑन टू, इस तरीके से, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे आपको कॉपर का विजुअलाइजेशन कराया है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कॉपर के पीस में कॉपर के एटम के अलावा कुछ और तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट जिनमें एक ही तरीके के पार्टिकल्स हो, मतलब पार्टिकल्स नहीं, जिनमें एक ही तरीके के एटम होते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो, ओके। वैसे तो टेक्निकली हमने इसको क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो कॉपर चला गया बच्चों किसमें, एलिमेंट्स में। चलिए बहुत बढ़िया, आते हैं सैंड पे, ओके। तो हाँ, तो बच्चे पहचान के कंपाउंड है सैंड। देखो सैंड में बच्चों आपको सिलिका मिल जाएगा, एल्यूमिना मिल जाएगा, आपको कोई सॉल्ट भी मिल सकता है वहां पर, ओके। और आपको वहां आयरन पोटेशियम मिल सकता है, वहां पर आपको वहां मैग्नीज मिल सकता है, वहां पे आपको आयरन मिल सकता है, ठीक है, टाइटेनियम मिल सकता है वहां पे आपको। तो इस तरीके से सैंड किसमें चला गया, आपका कंपाउंड में, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि सैंड में आपको ओनली सिंगल टाइप के एटम मिलेंगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। यहाँ डिफरेंट टाइप के आपको कंपाउंड्स भी मिल रहे हैं, कंपाउंड्स का मिक्सचर मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो कंपाउंड का मिक्सचर भी कंपाउंड ही होगा, ओके। उसके बाद वाटर क्या बताइए, कंपाउंड है। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम है, ठीक है। तो हमको पता है कंपाउंड कैसे बनते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के केमिकल कॉम्पोजिशन से, ओके। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के एटम को हम लोग H से दिखाते हैं और ऑक्सीजन के एटम को हम लोग O से दिखाते हैं। एक्चुअल में वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है हमने आपको क्लास में बताया हुआ है। देखिए ये ऑक्सीजन का एटम एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखता है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये सब आप क्लास 10th में पढ़ोगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने हमारा चैप्टर एटम मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह अच्छी तरीके से पढ़ा है तो डिटेल में मैंने सब कुछ वहाँ बता दिया है, तो प्लीज़ उसे फॉलो करें, ओके। और ये वाला देखिए, ये वाला जो बॉन्ड है ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। मतलब आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है और यहाँ एंगल कितना होता है, 104.5 डिग्री, इतना एंगल होता है ये। तो वाटर का मॉलिक्यूल अगर थोड़ा सा विजुअलाइज किया जाए तो ऐसा दिखेगा, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, और एंगल कितना 104.5 डिग्री लगभग, ओके। तो आपने देखा ये तो कंपाउंड है,
बिकॉज ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के केमिकल कॉम्पोजिशन से बना, केमिकल कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो केमिकली कंबाइंड है। जब भी केमिकली कंबाइंड होते हैं एटम्स तो बॉन्ड बनता है। बॉन्ड के नाम डिफरेंट होते हैं, कोई आयनिक बॉन्ड, कोई कोवेलेंट बॉन्ड, तो इस तरीके, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये सब हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया आपका क्या, कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है, सीधे दिख रहा है आपको, देखिए अब तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में देखिए कैल्शियम का एटम Ca, कार्बन का एटम भी और ऑक्सीजन के 3 एटम है। तो कैल्शियम का 1 एटम, कैल्शियम का एटम का फॉर्मूला क्या होता है Ca, कार्बन का एटम का C और ऑक्सीजन का O। तो कैल्शियम का 1 एटम, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। तो ये भी किस में चला गया आपका, कंपाउंड्स में। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड बच्चों, एक्वस लिखा हुआ है। एक्वस लिख के कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया उन्होंने। एक्वस लिखने का ये मतलब होता है कि हमने सोडियम क्लोराइड लिया। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, टेबल सॉल्ट जो आप खाने में डालते हो, उसको उठाया थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड और फ्लास्क में हमने डाला, स्टिर कर दिया, तो ये जो सॉल्यूशन बन गया इसी को हम क्या बोलते हैं, NaCl एक्वस। AQ का मतलब जब भी AQ लिखा हो तो आप समझ लीजिएगा दिए गए सॉल्ट को हमने वाटर में डिसॉल्व किया है और एक सॉल्यूशन बनाया है, इसलिए नीचे एक्वस। एक्वस डिनोट्स द प्रेजेंट ऑफ वाटर, वाटर प्रेजेंट है तो एक्वस लिख दिया जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब मुझे बताइए बच्चों, क्या ये एलिमेंट है क्या, नहीं, ये तो कंपाउंड का एग्जांपल है, सीधे सीधे आप देख रहे हो। हाँ, तो ये चला गया आपका किसमें, कोई पूछेगा क्यों, तो आप बोल सकते हो भाई देखो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर सोडियम का एटम भी प्रेजेंट है और क्लोरीन का। वैसे तो ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, है ना, तो ये सब हमने आपको कौन से चैप्टर में पढ़ाया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स में। ओके, तो कंपाउंड, ये कंपाउंड हो गया, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है इसमें। आइए जिंक। अब जिंक मेटल होता है, सबको पता है, और जिंक के मेटल को अगर आप गौर से देखोगे तो जिंक के मेटल में जो जिंक के एटम होंगे वो मेटालिक बॉन्डिंग करके बैठे होंगे, तो जिंक के एटम के अलावा तो वहाँ कुछ और होगा नहीं, तो ये क्या हो गया, एलिमेंट। अब ऑक्सीजन, बोलेंगे बच्चे सर यहाँ तो O2 लिखा हुआ है, नीचे 2 लिखा हुआ है। जी हाँ, नीचे 2 इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज ध्यान दें बच्चों, देखिए होता क्या है कि ये मेटल है और ये भी क्या है, मेटल। देखिए मेटल से मेटल के एटम से कंबाइन करके मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, ये आप समझो, मतलब समझो, आपको कभी भी कॉपर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा CO2 अकेला लिखा, मतलब कॉपर का मॉलिक्यूल नहीं होता है ना, ना ना, और जिंक का भी मॉलिक्यूल नहीं होता है ना, ठीक है। लेकिन हाँ, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो सकता है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल हो सकता है, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल हो सकता है। तो अब सर ये मेटल के मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनते, तो ये आप क्लास 11th में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ेंगे, तो ज़्यादा भी टेंशन नहीं लेना है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बच्चों होता है कितना, क्या, O2, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का ये सिंगल एटम है, ठीक, तो ये ऑक्सीजन का सिंगल एटम ना स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है, अपने जैसे एक और एटम के साथ डबल बॉन्ड यहाँ पे बना लेता है, O डबल बॉन्ड O, कैसे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके। तो ये सब हमने आपको पढ़ाया हुआ है कहीं ना कहीं चैप्टर में, तो आप लोग फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा। तो जब ऑक्सीजन का एक एटम दूसरे एटम के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ पे कोवेलेंट डबल बॉन्ड बनाता है, तो इस चीज़ को हम सिंपली ऐसे लिखते हैं कि भाई हाँ, 2 ऑक्सीजन के एटम ने कंबाइन होकर क्या बना दिया है, O2। O2 क्या होता है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होता है। अब यहाँ पर आपको बच्चों फोकस करना है क्या, कि मान लीजिए मेरे पास ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है, मान लीजिए इस ऑक्सीजन के सिलेंडर में अगर हम गौर करें तो पता है हमको क्या मिलेगा, हमको ऑक्सीजन के एटम नहीं मिलेंगे, ना ना ना, हमको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2, ये भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2, ये भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2। एक बात बताऊं, सेम टाइप के पार्टिकल ही तो हैं, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल तो है नहीं। पार्टिकल केमिस्ट्री में 3 तरीके के होते हैं, क्या क्या, एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहाँ पर सेम टाइप के एटम आ रहे थे, अब यहाँ सेम टाइप के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, तो है तो ये एलिमेंट। कंपाउंड कहाँ से बन गया, कंपाउंड तो तब बनता जब आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइन करते हुए नजर आते हैं वहां पर। तो यहाँ तो केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केमिकल कॉम्बिनेशन यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एटम के बीच में हुआ है। सेम टाइप ऑफ एटम के बीच में होने के बाद एक बढ़िया सा पार्टिकल बन गया जो कि स्टेबल है, ऑक्सीजन का पार्टिकल बन गया। और जब ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में अगर हम गौर से देखेंगे तो हमें बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है। तो ये है तो एलिमेंटल फॉर्म में, तो ये किस में चला जाएगा, एलिमेंट। सेम टाइप का पार्टिकल है ना, वो पार्टिकल आयन हो, एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो। अब वुड के बारे में हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ऑब्वियसली कंपाउंड है, क्योंकि वुड का अगर हम सैंपल ले जाए लैब में बच्चों, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड, इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे, ओके, और इसमें आपको सेलुलोज भी मिलेगा आई थिंक, ओके।
तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें मिलेंगे। तो ये क्या हो गया, कंपाउंड ही हो गया आपका। ओके, उसके बाद ये देखिए F2 आ गया। F2 क्या है बताइए, फ्लोरीन। तो ये फ्लोरीन गैस है। अब फ्लोरीन की गैस के साथ भी वही प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम कि फ्लोरीन का एक एटम स्टेबल होता नहीं है। तो ये सामने वाले अपने जैसे एक एटम से बोलता है कि भाई मेरे साथ ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब सर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैसे बनाते हैं, क्या सब याद करूं? नहीं याद करना है, क्लास 10th में करोगे और आप जब इस चैनल को फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। तो F सिंगल बॉन्ड F होता है, तो बॉन्ड वॉन्ड नहीं याद करना है आपको, बस ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्लोरीन का एक एटम दूसरे एटम के साथ केमिकली कंबाइन होकर क्या बनाता है, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल। यानी कि फ्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में फ्लोरीन के 2 एटम होते हैं जो कि केमिकली कंबाइन होते हैं। अब फ्लोरीन गैस है मान लीजिए हमारे पास कहीं, ठीक है। अब इस फ्लोरीन गैस को जब हम गौर से देखेंगे तो ये भी फ्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये भी फ्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये भी फ्लोरीन का, ये भी, तो फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के अलावा तो कोई और टाइप का मॉलिक्यूल दूसरा है नहीं यहाँ। और अगर फ्लोरीन के एटम ने फ्लोरीन के एटम के साथ कंबाइन भी किया तो केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेम टाइप ऑफ एटम में हो रहा है। और जब एटम में होने, सेम टाइप ऑफ एटम में केमिकल कॉम्बिनेशन होने के बाद जब मॉलिक्यूल बना तो वो सेम टाइप का मॉलिक्यूल। आप इसमें देखोगे तो पार्टिकल तो कैसा है, सेम टाइप का ही। पार्टिकल कौन है वो, पार्टिकल तो 3 तरह के हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम है, तो ये तो एलिमेंट हो गया, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन एलिमेंट था, ये भी क्या हो गया, एलिमेंट। उसके बाद मरकरी, Hg, कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता है मरकरी। मरकरी है बच्चों ये Hg सिंबल होता है इसका। मरकरी के एटम का सिंबल क्या होता है, Hg। ये एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, सभी बच्चों को पता है। तो अब मान लीजिए लिक्विड मरकरी, ऐसे तो नहीं बनाएंगे हम, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में, चलिए, तो ये लिक्विड मरकरी यहाँ पर ऐसे भरी हुई है। तो जब लिक्विड मरकरी यहाँ पर है स्टूडेंट्स, तो ये लिक्विड मरकरी जो है, अगर हम इसमें थोड़ा सा विचार करें कि इसकी स्थिति क्या है, तो ये जो डॉट डॉट हम आपको दिखा रहे हैं ये सभी क्या है, मरकरी के एटम्स हैं, मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। Hg2 आपको कभी नहीं मिलेगा बच्चों, क्योंकि मेटल है, मेटल के साथ बॉन्डिंग करके मॉलिक्यूल नहीं बनाता है। एक्चुअल में मेटल के एटम ही एक दूसरे के साथ थोड़ी सी हल्की बॉन्डिंग करते हैं वो, और उसको मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं, वो स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है, वहाँ मॉलिक्यूल बन के तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके समझिए। तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। लिक्विड इसलिए होता है क्योंकि देखो जो एटम्स है ना, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा थोड़ा सा वीक फोर्स है, तो वीक फोर्स है तो बेचारे थोड़ा सा रैंडम मोशन इधर उधर करते हैं, थोड़े से दूर दूर रहते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स होता तो पकड़ लेता, तो सॉलिड बन जाता, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है क्योंकि इसके जो एटम्स के बीच में फोर्स होंगे वो वीक होंगे। तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, हमें सैंपल को जाके चेक करना, और इस सैंपल में मरकरी के एटम्स के अलावा और कुछ तो है नहीं। तो ये क्या आ जाएगा बताइए, एलिमेंट आ जाएगा, ठीक, एलिमेंट कैटेगरी में चला गया है। उसके बाद डायमंड, डायमंड के बारे में हमने बहुत अच्छे से आपको चर्चा करी थी। ये एलिमेंट है, क्यों, बिकॉज डायमंड इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये पिछली वीडियोस देखते हुए आइए, अचानक से मत देखिए, ठीक है। तो डायमंड क्या है बताइए, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। और हमने आपको बताया था डिटेल में कि डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टन फ्लोरीन ये क्या है, एलोट्रोप्स हैं, किसके, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, ठीक है। अब ये देखने में अलग अलग क्यों लगते हैं, इनका फिजिकल अपीयरेंस क्यों अलग अलग होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, पेंसिल का जो लेड होता है आपका, लीड होता है, इनका कार्बन का लगने का पैटर्न क्या है, अलग अलग। तो डायमंड इतना हार्ड इसलिए होता है बिकॉज इसमें कार्बन बहुत ही टाइटली पैक होते हैं, ठीक है। उसका एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही टाइटली पैक होता है। क्लास 10 हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कहने की बात सिर्फ ये है कि डायमंड का अगर मुझे सैंपल मिल जाए तो डायमंड में अगर मैं चेक करूँ तो कार्बन के साथ कार्बन के साथ कार्बन के साथ कार्बन ही बॉन्डिंग करता रहता है, कार्बन के अलावा आपको वहां पर कोई और एटम मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए डायमंड भी क्या हो गया बच्चों, एलिमेंट हो गया, ओके। ये हो गया, जितने भी एलोट्रोप होंगे ना किसी के वो एलिमेंट में ही जाएंगे, तो ज़्यादा टेंशन हमें लेना नहीं। तो सर अब एग्जाम में कैसे लिखें, तो सर एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, ये फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे। एलिमेंट्स में कौन कौन चलाएगा, कॉपर, जिंक, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मरकरी एंड डायमंड। और कम ऐसे लिखोगे, ये सब इसके सामने नहीं लिखोगे, एग्जाम में आप फाइनल कैटेगरी बता देना, बिकॉज हमने बताया कैटेगराइज करना है ना। तो कंपाउंड्स में क्या आ गया, सोडियम क्लोराइड एक्वस, वुड, सैंड, H2O वाटर एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपाउंड्स। ओके, तो इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है। आप लोग एग्जाम में क्या करते हो, यहां तक पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ए कंपाउंड पढ़ लिया। मतलब आप एग्जाम में उल्टा क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे आर नॉट लिखा हुआ है, कौन से कंपाउंड नहीं है ना, ये आपको बताना है। बात समझ में आई? तो चलिए देखिए जरा, क्लोरीन गैस का फॉर्मूला क्या होगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, ठीक है।
यानी कि अगर हम इसका मॉलिक्यूल बनाएं, अभी तो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल देखा था ना आपने F2, तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल क्या होगा Cl2, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल Br2, आयोडीन का मॉलिक्यूल I2। ओके, तो एक बात बताइए, जब क्लोरीन गैस होगी कहीं पे, मान लीजिए किसी सिलेंडर में क्लोरीन गैस है, तो क्लोरीन गैस में क्या प्रेजेंट होंगे, क्लोरीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। तो बताइए ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया ये, इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया, हमको तो कंपाउंड चाहिए। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, KCl। ठीक है, याद है कैसे, देखिए K पे क्या होता है 1+ और Cl पे क्या होता है 1-। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला वीडियो जब आप लोग देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। ये वाला 1 इधर जाएगा, ये 1 इधर, तो K1Cl1, 1 लिखा नहीं जाता है तो KCl। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन गया KCl। ये एक तरीके का आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, ये सब आप लोग वहाँ पे पढ़ोगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से चेक करिए। एक मिनट, हमको यहाँ टिक लगाना चाहिए था, है ना। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपाउंड्स, तो जो कंपाउंड नहीं है, यानी कि जो क्या है, नॉट कंपाउंड मीन्स व्हाट, जो एलिमेंट है। तो नॉट कंपाउंड का मीनिंग मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि जो क्या है एलिमेंट से आपको वो बताने हैं। तो भाई ये होगा क्लोरीन गैस क्या है, एलिमेंट है, तो ये हमको बताना है। जो कंपाउंड होंगे उसको हमको छोड़ देना। तो अभी बताइए पोटेशियम क्लोराइड है, ये सॉल्ट एक तरीके का, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है ना सॉल्ट। ठीक है, आप देखो ना ग्रुप नंबर 1 में पीरियोडिक टेबल में क्या क्या आता है, हाइड्रोजन है, ली, ना, कर, रब से फरियाद। तो देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये सोडियम है। सोडियम का सॉल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन के साथ NaCl। तो पोटेशियम का क्या हो जाएगा KCl। सेम ग्रुप के मेंबर्स सेम टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। तो अब ये बताओ किसका एग्जांपल है, कंपाउंड का। ठीक है, और आपको क्या चाहिए था, नॉट कंपाउंड। तो जो कंपाउंड आपको मिल जाए उसको आप छोड़ दीजिएगा। कंपाउंड है ये पोटेशियम क्लोराइड, छोड़ देंगे। थर्ड में आ जाओ, आयरन। आयरन क्या है, मेटल है। आयरन का फॉर्मूला क्या होता है Fe। तो अगर आयरन का हम एक पीस लें और उसकी जांच करें तो आपको आयरन के बहुत सारे एटम्स मिलेंगे। ठीक है, आयरन के बहुत सारे एटम्स। Fe2 नहीं होता है, Fe2 नहीं होता है, ये आयरन का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये आप क्लास 11th में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ोगे। ओके, तो ये हो गया आपका, ये एटम्स बहुत सारे हैं तो मेटेलिक बॉन्डिंग करके बैठे होंगे, तो ये क्या हो गया आपका नॉट कंपाउंड, क्योंकि एलिमेंट है तो इस पर हम टिक लगा लेंगे। ठीक, उसके बाद आयरन सल्फाइड। ओके, तो आयरन सल्फाइड का जो फॉर्मूला होता है FeS होता है। क्या होता है ये FeS, कैसे बनता है, Fe पे होता है 2+ और सल्फर पे होता है 2-। इसको हम बोलते हैं फेरस आयन Fe2+ को, और S2- को सल्फाइड आयन। तो 2 इधर जाएगा और इसका 2 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा Fe2S2। अब 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया FeS, यानी कि आयरन सल्फाइड, जिसको हम फेरस सल्फाइड भी बोलते हैं। तो बहरहाल आप देखिए ज़रा, यहाँ एक तरीके का मॉलिक्यूल बन के तैयार हो गया है। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें आयरन का एक एटम है और सल्फर का एक एटम, यानी कि आयरन का एक एटम और सल्फर का एक एटम मिलके FeS यानी कि आयरन सल्फाइड का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अगर हमें कहीं पे आयरन सल्फाइड दिया हो तो उसमें आयरन सल्फाइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हुए हैं, इसलिए क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। तो आपको जो कंपाउंड है वो तो लेना नहीं है, तो ये तो हो गया आपका कंपाउंड, तो इसको हमें नहीं लेना है। उसके बाद एल्युमिनियम का बच्चों फॉर्मूला होता है क्या, Al, मतलब एल्युमिनियम एक मेटल है ना, तो एल्युमिनियम का जो फॉर्मूला होगा वो Al, यानी कि एल्युमिनियम मेटल का अगर हम पीस लें तो उसमें एल्युमिनियम के बहुत सारे एटम्स मिलेंगे जो एक दूसरे से मेटालिक बॉन्डिंग करके बैठे होंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो गया बताइए, आपका ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया ना, और एलिमेंट हमको लेना है क्योंकि एलिमेंट नॉट कंपाउंड होता है, तो ये हमको लेना है। आयोडीन, आयोडीन भी एलिमेंट है, अभी अभी आपको बताया था, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा I2। मतलब अगर आपके पास कहीं पे आयोडीन है, मान लीजिए सॉलिड आयोडीन है, तो उसमें आपको आयोडीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, उसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं, तो ये भी आपका क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए कार्बन। अब कार्बन का तो बहुत बढ़िया आपको पता है, ये तो एलिमेंट है भाई, एलिमेंट है। कार्बन का कोई भी एलोट्रोप उठा लो, ग्रेफाइट उठा लो, उसमें भी आपको कार्बन कार्बन के एटम मिलेंगे। बकमिंस्टन फ्लोरीन उठा लो, उसमें भी आपको कार्बन कार्बन के एटम मिलेंगे। डायमंड उठा लो, उसमें भी आपको कार्बन कार्बन के एटम मिलेंगे। तो ऑब्वियसली कार्बन क्या है, आपका एलिमेंट है। तो अगर कार्बन बच्चों, इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल C कार्बन के एटम का, ठीक है। तो इस पर हम टिक लगा देंगे क्योंकि ये एलिमेंट है, मतलब नॉट अ कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद H पार्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड।
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? सुन लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO। तो कोई बात नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला अगर CO है तो ध्यान से चेक करिए, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का सिलेंडर है मेरे पास मान लो, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का सिलेंडर है, और अगर आप ध्यान से जाके यहाँ पे चेक करेंगे बच्चों, तो ये पार्टिकल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, चेक करो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो मॉलिक्यूल हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हैं। तो ध्यान से चेक करिए, कार्बन मोनोऑक्साइड किसका एग्जांपल हो गया? कंपाउंड का। तो ये तो कंपाउंड हो गया, तो कंपाउंड तो हमको लेना नहीं है। फिर सल्फर पाउडर, देखिए बच्चों मैं आपको बताऊं, सल्फर के एक मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है S8 होता है, S8, ये हमने शायद क्लास में आपको कई बार बताया भी है। S8 क्या होता है? सल्फर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है। मतलब कोई पूछे सल्फर का एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है, तो बोलोगे सल्फर के 8 एटम्स। ध्यान चेक करो, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं होता था I2, जैसे आयोडीन का मॉलिक्यूल होता है, सॉरी ऑक्सीजन का O2, आयोडीन का होता है I2, वैसे ही सल्फर का S8 होता है। भाई ऑक्सीजन के जैसे 2 एटम मिलके ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाते थे, वैसे ही सल्फर के 8 एटम्स केमिकली कंबाइंड होके सल्फर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। कोई बात नहीं, अब सल्फर जब पाउडर है, थोड़ा सा सल्फर पाउडर हमें मिला, ये देखिए ये सल्फर का क्या है? पाउडर है, और इसमें ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं, किसके? सल्फर के। तो क्या हुआ, सल्फर के मॉलिक्यूल्स के अलावा तो कुछ है नहीं, और जो सल्फर का मॉलिक्यूल है उसमें सल्फर के एटम के अलावा कुछ तो है नहीं, तो ये तो एलिमेंट हो गया, मतलब नॉट अ कंपाउंड हो गया, एलिमेंट हो गया, तो इसको हमको ले लेना है। तो बताइए नॉट कंपाउंड्स में हम क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखिए, क्लोरीन गैस नॉट अ कंपाउंड, आयरन, फिर एल्युमिनियम, फिर आयोडीन, फिर कार्बन, सल्फर पाउडर आर नॉट कंपाउंड्स, दीज आर व्हाट? एलिमेंट्स। ओके, तो ये कंपाउंड नहीं है। तो इस तरीके से आप फाइनल आंसर करोगे। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉन्सेप्ट। आशा करते हैं कि पहले आपने मेरा चैप्टर देखा होगा, पर फिर भी मैं यहाँ बहुत ही शॉर्ट में फटाफट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दो मिसिबल लिक्विड्स मतलब ऐसा नहीं कि कैरोसिन और वाटर जैसा हो, कैरोसिन तो ऊपर रह जाता है, वाटर नीचे, तो उसको तो आप सेपरेटिंग फनल से सेपरेट अलग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मिसिबल लिक्विड जैसे कि वाटर एंड अल्कोहल, और एक क्वेश्चन में हमने 28 या 29 क्वेश्चन में हमने आपको बताया भी था कि अल्कोहल वाटर के साथ कौन सी बॉन्डिंग करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे मिसिबल हो जाते हैं दोनों, ठीक है। तो अल्कोहल का बच्चों बॉइलिंग पॉइंट होता है, अल्कोहल की जब भी हम बात करें तो आप समझ लीजिएगा हम इथेनॉल की बात कर रहे हैं, C2H5OH की। ओके, तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वाटर का जो होता है वो क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है वो कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस है ना। 100 माइनस 78, 22 डिग्री सेल्सियस विच इज लेस देन व्हाट? 22 डिग्री सेल्सियस को बच्चों आप 22 केल्विन भी बोल सकते हैं। जब भी हम टेम्परेचर का डिफरेंस निकालते हैं तो चाहे, हाँ आंसर सेम आता है, चाहे आप डिग्री सेल्सियस में बोलिए चाहे आप उसको केल्विन में बोलिए, तो ये हम आपको बता चुके हैं। तो 22 केल्विन इज लेस देन व्हाट? 22 केल्विन इज लेस देन 25 केल्विन। तो हमने पढ़ा है कि जब भी दो मिसिबल लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंस 25 केल्विन से कम होता है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखिए फटाफट हम आपको ये समझा देते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में करते क्या है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बच्चों एक स्पेशल चीज़ करते हैं हम, यहाँ पर ये जो फ्रैक्शनल कॉलम है, ये फ्रैक्शनल कॉलम है, ठीक है। नॉर्मल डिस्टिलेशन करेंगे जब, मतलब कि दोनों मिसिबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तब तो हम यहाँ बीड्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। बीड्स मतलब कंचे जैसा कुछ शेप होगा, तो हम यहाँ बीड्स नहीं लगाते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है कि दोनों मिसिबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में दोनों मिसिबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में जब डिफरेंस कितना होता है? 25 केल्विन से कम होता है, तो हम यहाँ बीड्स लगा देते हैं। पहली बात ध्यान से समझिए बच्चों, जब हम बीड्स लगा देते हैं तो देखिए होता क्या है कि दो बात याद रखिएगा। सबसे पहले एक तो आपको बीड्स लगानी है, इसमें लगा दी। दूसरा बच्चों ये जो फ्रैक्शनल कॉलम है इसकी लेंथ इंक्रीज कर देनी। ध्यान रखिए, अभी मैं इस पे बात करूंगा। ये लंबा होना चाहिए, फ्रैक्शन छोटा नहीं होना चाहिए। ये इसकी लेंथ जितनी ज़्यादा हो उतनी एफिशिएंसी अच्छी होगी। अब सर ये एफिशिएंसी क्या होती है, अभी सारी बात करते हैं, फटाफट पहले देखते हैं। अब यहाँ पर मिक्सचर में क्या क्या बताइए? वाटर के मॉलिक्यूल हैं और C2H5OH यानी कि इथेनॉल है। यहाँ से बर्नर से गर्म किया। अब हमने आपको क्लास में बताया भी था कि ये जो फ्रैक्शनल कॉलम आपका होता है, ये जो फ्रैक्शनल कॉलम होता है, यहाँ पे टेम्परेचर नीचे हाई होता है, ऊपर जाते होगे तो लो होता जाता है। ये हमने आपको बताया था क्लास में। यहाँ पे करीब टेम्परेचर मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस और यहाँ है मान लीजिए 79 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ है कितना? 78 डिग्री सेल्सियस, ये बात है, ठीक।
तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। आप इधर बर्नर से गर्म कर रहे हो ना, तो इधर हीट की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा, तो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर कम है तो ऑब्वियसली ऊपर कम होगा। जब फ्रैक्शनल कॉलम के टॉप में टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, यहाँ देखिए हमने थर्मामीटर भी लगा रखा है ये, ठीक है बच्चों, आप अपनी बुक से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का डायग्राम देख सकते हो, अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, वैसे मैं समझा रहा हूँ, आप देख लो, बुक से अच्छा बना लो, साफ साफ मैंने भी बनाने की कोशिश करी हुई है, ठीक है। तो देखो थर्मामीटर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। अब देखिए जैसे ही बच्चों यहाँ पर 78 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा टेम्परेचर यहाँ टॉप पे, तो क्या हो रहा था कि जो एल्कोहल के यहाँ पे वेपर्स थे, ठीक है, देखो वाटर के वेपर भी उठ रहे हैं और एल्कोहल के। अब बच्चे बोलेंगे सर वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, तो आप तो बोल रहे हो कि अभी यहाँ 80 पहुँचा हुआ है और यहाँ पे वाटर वेपर मिलेंगे, क्योंकि देखिए पूरा वाटर तो नहीं, पूरे वाटर के पार्टिकल्स तो नहीं ऊपर आ जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ वाटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई हो गई होगी कि वो उछल के ऐसा चल के ऊपर आ गए होंगे, ठीक। अब होगा क्या, जब ये वाटर के पार्टिकल्स ऊपर आएंगे, तो पहले आइए बात करते हैं वाटर के पार्टिकल की, ठीक है। वाटर के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी नहीं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मतलब होगी भी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, यहाँ ऐसे टॉप तक वो नहीं आ पाएंगे बच्चों, बात समझो, यहाँ तक आते आते वो क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, किससे टकरा के, ये जो बीट्स लगी हुई इससे टकरा के, तो वो वापस नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। लेकिन देखिए बात समझिए, देखिए वाटर के पार्टिकल चलिए मान लीजिए ऊपर आ भी गए, और आते आते जब वो ऊपर जा रहे हैं तो उनको टेम्परेचर कम मिल रहा है। आप देखो ना 78 पे पहुंच जाएगा बेचारा, बिल्कुल वैसे ही टकरा रहा है बीट से लगातार, और 78 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर पे पहुंच के वैसे एनर्जी उसकी बिल्कुल लूज हो जाएगी, बेचारा वापस नीचे लिक्विड के फॉर्म में ऐसा टप करके गिर जाएगा, छोड़ो। लेकिन अल्कोहल के पार्टिकल्स की ये आदत है कि अगर उसको 78 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा ना, तो वो वेपर में ही रहेगा, ठीक है। तो अल्कोहल के पार्टिकल्स यहाँ चलते ऊपर आते हैं 78 वाले डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी, अभी भी वो क्या है, गैसियस फॉर्म में। अब ये गैस यहाँ चली जाती है, इधर से वाटर आउटलेट है और ये वाटर इनलेट है, तो यहाँ से कोल्ड वाटर, या ऊपर इनलेट बना दो नीचे आउटलेट, तो कोल्ड वाटर आता है, और कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कैसा है, लो। तो यहाँ पर किसके वेपर्स हैं बताइए, अल्कोहल के वेपर्स का टेम्परेचर हाई है और कोल्ड वाटर का लो है, तो हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे फ्लो करेगी हीट, तो जो आपके वेपर हैं किसके, अल्कोहल के, ठंडे हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, यहाँ कलेक्ट हो गए, खत्म कहानी, और यहाँ वाटर बन जाएगा। एक तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान आपको ये देना है, क्या कि हमने आपको बोला कि यहाँ बीट्स लगानी, सर क्यों लगानी, बीट्स इसलिए लगानी बिकॉज बीट्स सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। हमने आपको किसी और क्वेश्चन में कराया, जितने ज़्यादा बीट्स रखे होंगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, किसको, मॉलिक्यूल्स को आके टकराने के लिए, किसके मॉलिक्यूल्स को टकराने के लिए, अल्कोहल के, ठीक है। हाँ, और वाटर के भी टकराएंगे तो बढ़िया ही है, ठीक है। एक्चुअल में अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं स्टूडेंट्स, समझिए जरा, अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो हमने वाटर के लिए बीट्स लगाई हुई हैं, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि अल्कोहल को आपको टकरा के थोड़ी ना नीचे गिरवाना है, ठीक है। आपको किसको गिरवाना है नीचे, वाटर को, तो वाटर के लिए बीट्स हमने लगा दी हैं, क्योंकि बहुत ध्यान से चेक करिए, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट लगभग आसपास है, मतलब जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा दोनों के पार्टिकल ऊपर मिलने लगेंगे, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स, जिस लिक्विड के पार्टिकल 78 डिग्री सेल्सियस पे वेपर या गैसियस फेज में रहना चाहते हैं, वो तो बेचारे ऊपर ही रहेंगे, और ऊपर होते होते अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ यहाँ निकल जाएंगे, और जिनके पार्टिकल 78 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, बीट्स पे टकरा तो कंडेंस होकर नीचे गिर जाएंगे, तो वाटर नीचे गिरता रहेगा, अच्छी बात है। तो बीट्स लगाया आपने किसको रोकने के लिए, वाटर को, कहीं वाटर भी यहाँ पर मिक्स होकर आपको ना मिल जाए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो पहली बात ये है कि बीट्स आपने इसलिए लगाए बच्चों, सरफेस एरिया इससे बढ़ जाएगा, जिससे मोर एंड मोर कोलाइड होगा, ठीक है, मोर एंड मोर पार्टिकल कोलाइड होंगे, टकराएंगे यहाँ पर, और अपनी एनर्जी को, अपनी हीट एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी आप बोल सकते हो, उसको वहाँ पे लूज कर देंगे, कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात हमने आपको बताई क्या, कि आपको इसका ये जो फ्रैक्शनल कॉलम है इसका लेंथ बढ़ा देना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है। देखो बच्चों, लेंथ अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, इसका लेंथ हमने क्या कर दिया बढ़ा दिया, बहुत सारे बीट्स डाल दिए, ठीक है। तो हमारा ये जो हम कर रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब दो मिक्सेबल लिक्विड्स को हम सेपरेट कर रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब ये एफिशिएंसी क्या होती है, तो आइए आपको आपकी भाषा में समझाते हैं कि ये एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से दिखाते हैं, ये सिंबल ईटा होता है, एन बनाओ ऐसा नीचे से खींच दो इसको, ईटा। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, मतलब अब ये आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट अगर ज़्यादा मिल जाएगा आपको, तो एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अब सर ज़्यादा कैसे मिलेगा, मैं आपको मैथ्स लगा के दिखाता हूँ, तो ध्यान से चेक करिए, कहाँ दिखाएं, आपको जगह ही नहीं है यहाँ, तो यहाँ पे देखिए जरा, देखिए
ये देखिए ईटा इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। देखिए अगर हमारे पास मान लीजिए नंबर है कितना 4/5, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे ख्याल से 0.58, 0.8 आएगा। लेकिन ईटा इज इक्वल्स टू अगर हम नंबर ऊपर बड़ा कर दें, ऊपर 10 कर दें और नीचे वही रहने दें, तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़्यादा कितना आ जाएगा 2, 5 2 10, हाँ 2। तो 0.8 बड़ा है कि 2 बड़ा है बताओ? 2। और हमको पता है, सुनो, जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाए तो आंसर कैसा आएगा, बड़ा। डिनोमिनेटर को फिक्स रखो और न्यूमरेटर जितना बड़ा करते जाओगे आंसर उतना बड़ा आता जाएगा। यानी कि एफिशिएंसी तब ज़्यादा होगी जब आपको आउटपुट ज़्यादा मिले और इनपुट आपने कम दिया हो। यही बात तो है ना। तो जैसा कि बच्चे करते हैं यूट्यूब पे, क्या करते हैं, एग्जाम आने वाले हैं, अब क्या किया, मिनिमम इनपुट देना चाहते हैं और आउटपुट मैक्सिमम लेना चाहते हैं, तो क्या किया, 10 मिनट में सारा हो जाए, एफिशिएंसी हाई हो जाएगी, सब कवर हो जाएगा। बट ऐसा हो नहीं पाता है, अफसोस। ठीक है, बात समझो। टाइम क्या देता है, कम, और कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट चाहता है, यानी कि एफिशिएंसी बहुत बढ़ा देना चाहता है, पूरा एक दिन में ही सारी पढ़ाई दिखा देता है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सुनिए, एफिशिएंसी आपने देखा। अब एक बात बताइए, आपको यहाँ पर एफिशिएंसी कब अच्छी मिलेगी? तो सुनो, आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि मैक्सिमम अल्कोहल के पार्टिकल्स आपको यहाँ पे मिल जाए। यही बात तो चाहते हो। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये लंबा बनाना है कॉलम। क्यों लंबा बनाना है सर? इसलिए लंबा बनाना है क्योंकि अगर मान लो वाटर के पार्टिकल चलते 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 यहाँ तक भी अगर पहुँच गए, और लंबा कर दिया हमने, बढ़िया कर दिया, तो बेचारे यहाँ तक थोड़ी ना पहुँच जाएंगे। बात समझ नहीं, टकरा के कभी तो गिरेंगे। तो वाटर के पार्टिकल इसलिए टकरा के गिरते हैं क्योंकि अभी कॉलम में टेम्परेचर यहाँ कितना 78 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के पार्टिकल गैस फॉर्म में नहीं रह सकते हैं, है ना। मतलब बीट्स पे टकराएंगे, एनर्जी तब तक लूज कर चुके होंगे, गिर जाएंगे नीचे। ठीक है, वैसे तो अगर हम ध्यान से देखें तो मैं थोड़ा सा गलत ही बोल रहा हूँ यहाँ पे। 78 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के पार्टिकल रहेंगे गैस में, हाँ रहेंगे भी, हाँ रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये समझो ना, जितना लंबा आप कर दोगे वो टकरा के नीचे गिरते जाएंगे ना, तो एफिशिएंसी नहीं बढ़ जाएगी। कैसे? वाटर नीचे गिर गया, अल्कोहल चला जा रहा है। अब सवाल यह है अल्कोहल क्यों चला जा रहा है? क्योंकि 78 पे अल्कोहल पक्का गैसेस फॉर्म में रहेगा भैया, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। वासन नहीं कि नहीं, तो अल्कोहल यहाँ से निकल जाएगा। इसलिए आपको दो काम करने, पहला क्या है बताइए, स्पेशल अरेंजमेंट में हमें क्या करना है, फ्रैक्शनल कॉलम में हमें बीट्स लगाने, ठीक है। और दूसरा काम क्या करना है, लेंथ इंक्रीज करनी। तो लेंथ इंक्रीज जब आप कर दोगे तो आपकी एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, मतलब आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा अल्कोहल के पार्टिकल्स का, आपको अल्कोहल यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। और हमने क्लास में आपको बताया भी है क्या, कि अगर इसी प्रोसेस को आप 2 या 3 बार रिपीट कर लो तो आपको बहुत ही प्योर अल्कोहल वहाँ पर मिल जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों मिक्सेबल लिक्विड सेपरेट हो जाते हैं। प्लीज़ क्लास करिए जाकर, अगर आपने अभी तक नहीं करी हुई है। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, सारे जवाब आपके सामने। एक क्वेश्चन कह रहा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज सुटेबल फॉर सेपरेटिंग ऑफ मिक्सेबल लिक्विड्स विद अ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ऑफ अबाउट 25 केल्विन और लेस देन। ओके, मतलब दो मिक्सेबल लिक्विड्स का डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस या तो 25 केल्विन या तो 25 केल्विन से लेस हो तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, हमें भी पता है। कह रहा व्हाट पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन apparatus मेक इट्स एफिशिएंट एंड पॉसेस एन एडवांटेज ओवर अ सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस, एक्सप्लेन यूजिंग अ डायग्राम। तो ये रहा डायग्राम आप देख लीजिएगा। इस डायग्राम में ये क्लैंप लगा हुआ है, ये कॉर्क लगा हुआ है, ये थर्मामीटर लगा हुआ है, ये वाटर आउटलेट है, ये वाटर आपका वाटर कंडेंसर है, ये पूरा, ये वो कोल्ड वाटर यहाँ से जाएगा यानी कि वाटर इनलेट है ये, और ये लगा हुआ है आपका क्या, फ्रैक्शनल कॉलम है ना। और ये स्टैंड है आपका, मैंने यहाँ लिखा नहीं, ये क्या है आपका स्टैंड है, नीचे हेडिंग लगा देंगे क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये क्या है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है या ठीक है, ये कौन सा फ्लास्क है बताइए, डिस्टिलेशन फ्लास्क है, लिख लीजिएगा। और यहाँ क्या है, मिक्सेबल आपके लिक्विड्स हैं, वाटर एंड अल्कोहल। ओके, तो इस तरीके से तो ये सब हो गया। और ये प्योर लिक्विड कंपोनेंट यानी कि यहाँ पे आपको अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब डायग्राम आप अपनी बुक से देख सकते हो। आंसर क्या लिखना है देखिए, कह रहा है द फ्रैक्शनल कॉलम पैक्ड विद ग्लास बीड्स प्रोवाइड्स अ सरफेस फॉर द वेपर्स टू कोलाइड एंड लूज एनर्जी so they can be quickly condensed। ये बात समझ में आ गई इतनी, एंड डिस्टिल्ड। ठीक है, ओके। उसके बाद अब देखिए एक और फायदा भी इससे होता है ना, थोड़ा जो मुझे लग रहा है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बीट से जब ये पार्टिकल्स इसके टकराएंगे, किसके, अल्कोहल के, क्योंकि बच्चों ध्यान दे, बहुत ही टेक्निकल यहाँ पे, टेम्परेचर तो उसको क्या मिल रहा है 78 डिग्री सेल्सियस, सही है। तो टकरा कर उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, किसकी, अल्कोहल के पार्टिकल टकराएंगे जब यहाँ, तो थोड़ी तो लूज करेंगे, थोड़ी तो लूज करेंगे। अब बोलेंगे बच्चे की सर लूज करते करते नीचे नहीं गिर जाएंगे, नहीं, टेम्परेचर चेक करो कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस पे, हाँ 78 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर ही रहना चाहते हैं, लेकिन बीट्स लगा दिए तो जिससे टकराएंगे कुछ तो एनर्जी लूज करेंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? इसलिए अच्छी बात है बच्चों कि जब थोड़ी बहुत एनर्जी तो यहीं लूज कर दी उसने, और यहाँ पे जाएगा तो अब
जो बची कुची एनर्जी है वो किसको दे देगा, कोल्ड वाटर को। हीट फ्लोस फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, समझ में आई। तो इसलिए हमने आंसर में ये भी बात लिखा, वो वाटर को नीचे गिराता भी है और अल्कोहल की एनर्जी को कम भी करता है, जिससे अल्कोहल जाके आगे कंडेंस भी हो जाए। इसीलिए यहाँ पे देखिए आंसर, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल से मैंने आंसर लिखा है, इसलिए ऐसा आंसर लिखा हुआ है बच्चों क्या, कि ये जो बीट्स प्रोवाइड करते हैं सरफेस फॉर द वेपर्स टू कोलाइड एंड लूज एनर्जी सो दे कैन बी क्विकली कंडेंस एंड डिस्टिल्ड। तो ये तो अल्कोहल का सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वाटर वाला मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद एफिशिएंसी कैसे बढ़ाते हो, तो ऑल्सो द लेंथ ऑफ द कॉलम, ये जो कॉलम है फ्रैक्शनल कॉलम की लेंथ हम क्या करेंगे, इंक्रीज, वुड इंक्रीज द एफिशिएंसी। कैसे करते हैं वो सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो ये हो गया आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर अब लॉन्ग आंसर टाइप में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको लिखना है, काम की बातें लिखिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अच्छे से डायग्राम बनाओ। तो क्वेश्चन नंबर 34 बच्चों एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अगले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। जाते हैं कमेंट सेक्शन में दी गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें।